नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ने से पहले कुछ MCQs रह गए थे, तो इसी वीडियो में से कनेक्ट कर लेते हैं। 17, 18, 19, 20 ये MCQs रह गए थे हमारे। द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ करेक्ट। इसमें से देखिए ये इक्वेशन करेक्ट है। विच वन? एसेट प्लस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटी, ये तो गलत है इक्वेशन, हमने नहीं पढ़ी थी इस तरह से। हमने एसेट्स प्लस लायबिलिटी, ये भी गलत दी हुई। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, ये भी गलत दिया हुआ। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी कि अगर हम एसेट्स में लायबिलिटी इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस और इक्विटी, ये वाली इक्वेशन क्या है? राइट है। तो वो आपसे पूछ रहे हैं करेक्ट कौन सी है, ये वाली है। नेक्स्ट कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज, यानी वो सैलरी जो भी आपको पे करनी है, पैसे देने हैं आपको, तो वो क्या होनी चाहिए? करंट लायबिलिटी। ठीक है, एक्रूड सैलरीज, अगर एक्रूड सैलरीज है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है। आउटस्टैंडिंग या एक्रूड अगर किसी एक्सपेंस के साथ हो तो इट मीन्स कि वो पैसे आपने देने हैं, जब वो पैसे आपने पे करने तो इट मीन्स वो क्या है? आपका करंट लायबिलिटी है। नेक्स्ट में कहते हैं इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपका कौन सा अकाउंट है? लायबिलिटी अकाउंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में कहते हैं इसके बाद दिस अकाउंट इज़ इररेलेवेंट फॉर इनकम स्टेटमेंट। ये अकाउंट जो है वो इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट से मेरा ये होता है कि इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? ऑल रेवेन्यू ऑल एक्सपेंसेस, सारी आमदनियाँ सारे खर्चे कहाँ लिखते हैं हम लोग? इनकम स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है परचेजेस सेल्स कैरेज, ये तीनों अकाउंट आते हैं इनकम स्टेटमेंट में। कौन सा अकाउंट नहीं आता? अकाउंट पेएबल। ठीक, चलिए वहीं से क्वेश्चन नंबर 7 से कनेक्ट करते हैं दोबारा से। टॉपिक है, सवाल है करेक्शन ऑफ एरर्स, इसका सवाल पढ़ते हैं। अच्छा, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजिशन इन जर्नल, यानी जितनी भी आपके जो एरर्स हैं इनको ठीक करना है, करेक्ट करना है, प्रॉपर जर्नल में करना है। फर्स्ट में कहते हैं रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय कस्टमर ₹2000 वॉज चार्ज टू सेल्स अकाउंट। देखें, एरर जब ठीक करते हैं तो गलत अकाउंट जो आपने यूज़ किया है उसको ठीक करने के लिए दोबारा से उसको उसकी उस असल लोकेशन पे लेके जाएं, ठीक जगह पे ले जाएं वापस, जिसको आपने उसको यानी सही किया। सही करने के लिए उसको क्या करना है? मिस्टेक को ठीक करना है। रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय कस्टमर। अब सोचें, जब कस्टमर डिफेक्टिव गुड्स वापस करता है तो कस्टमर से डिफेक्टिव गुड्स वापस आने की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अगर रिटर्न की एंट्री आपको नहीं आती तो आप इस तरह पर मर्चेंडाइज बेचने की एंट्री देखें। मर्चेंडाइज बेचने की एंट्री क्या पढ़ाई थी आपको? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। तो डिफेक्टिव गुड्स वापस आने की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये कहते हैं वॉज चार्ज टू सेल्स अकाउंट। इसका मतलब ये है कि सेल्स रिटर्न डेबिट करने के बजाय आपने सेल्स के अकाउंट को डेबिट कर दिया, जबकि वापस आने के लिए आप सेल रिटर्न का अकाउंट यूज़ करते हैं। आप सेल्स का अकाउंट डेबिट नहीं करते, बेचने के लिए सेल्स क्रेडिट करते हैं, लेकिन वापसी के लिए क्या करते हैं? सेल रिटर्न। तो यहाँ पर गलती क्या हुई है? गलती ये हुई है कि सेल्स को आपने डेबिट कर दिया है। जब सेल्स को डेबिट कर दिया तो सेल्स को दोबारा बढ़ा दीजिए, इंक्रीज़ कर दें दोबारा से, और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। सेल्स को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हो गया था? डेबिट हो गया था। ठीक है, और कस्टमर से डिफेक्टिव गुड्स वापस आते वक्त क्या लिखते हैं आप लोग? सेल्स रिटर्न, जबकि सेल रिटर्न रिकॉर्ड ही नहीं किया अकाउंटेंट ने, रिकॉर्ड करना भूल गया और गलती से उसने सेल्स को डेबिट कर दिया था। ठीक करने के लिए क्या करेंगे? सेल रिटर्न डेबिट सेल्स क्रेडिट। नेक्स्ट में कहते हैं परचेज ऑफ फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर कॉस्टिंग ₹10,000 वॉज डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। बताइए, बिज़नेस का क्या परचेज़ किया आपने? एसेट परचेज़ किया, और जब बिज़नेस का एसेट परचेज़ करते हैं तो उसके लिए हम लोग वही अकाउंट यूज़ करते हैं। अगर फर्नीचर परचेज़ किया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करते हैं, इक्विपमेंट परचेज़ किया है तो इक्विपमेंट अकाउंट, लैंड बिल्डिंग जितने भी एसेट्स हैं। यहाँ इन्होंने गलती क्या की है? वॉज डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। फर्नीचर को के बजाय डेबिट क्या कर दिया? परचेजेस, जबकि आप जानते हैं कि परचेजेस का टाइटल किस चीज़ के लिए आता है? मर्चेंडाइज़ ख़रीदने के लिए आता है। मर्चेंडाइज़ ख़रीदते हैं तो आप लिखते हैं परचेजेस। तो क्या आपने मर्चेंडाइज़ परचेज़ की है? जी नहीं, मर्चेंडाइज़ तो परचेज़ नहीं किया। क्या परचेज़ किया आपने? फर्नीचर। तो एंट्री होनी चाहिए थी ऑफिस फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट। अकाउंटेंट ने गलती से उसको परचेजेस डेबिट कर दिया। ठीक करने के लिए क्या करेंगे? ठीक करने के लिए परचेज़ को दोबारा क्रेडिट कर देंगे और एंट्री क्या बनाएंगे? ऑफिस फर्नीचर डेबिट एंड परचेजेस क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट में कहते हैं एक्रूड कमीशन इनकम। देखिए, एक्रूड का वर्ड अगर किसी इनकम के साथ आ गया तो इट मीन्स कि वो पैसे हमने अर्न करनी है बट नॉट रिसीव्ड। यानी सेंटेंस क्या बनेगा? कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड। पैसे मिले नहीं है, कमा लिए, आप कमा लिए और आपको मिले नहीं हैं,
तो फिर वो आपका रिसीवेबल है और आपकी इनकम में भी इजाफा होना चाहिए। तो एंट्री कहते हैं कि ₹1000 वॉज ओवरलुक्ड। ओवरलुक कहते हैं रिकॉर्ड करना, भूल जाना, यानी कोई चीज़ आपकी नज़रों से ओझल हो गई, ठीक है, भूल गए, रिकॉर्ड नहीं कर सके, तो रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, इसमें एरर नहीं हुआ, गलती नहीं हुई, इसमें गलत अकाउंट यूज़ नहीं किया, बल्कि एक इवेंट, यही एक ट्रांजिशन एंट्री को अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो रिकॉर्ड करने के लिए क्या एंट्री बनाएंगे? कमीशन रिसीवेबल डेबिट एंड कमीशन इनकम क्रेडिट। इनकम में इजाफा हो रहा है और इनकम बढ़ती तो क्या होती है? क्रेडिट, और एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। इसी तरह से मान लें भाई कोई भी अगर एक्रूड इनकम हो, कोई सी भी, अब वो चाहे कमीशन का हो या सपोज़ कर लें कि अगर इंटरेस्ट के पैसे आपने कमा लिए, मिलना है, तो फिर उसकी एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। इसी तरह से अगर आपने कोई कंसल्टिंग फ़ी के पैसे अर्न कर लिए, कमा लिए, मिलना बाकी है, तो उसकी एंट्री बनाएंगे कंसल्टिंग फ़ी रिसीवेबल डेबिट, कंसल्टिंग फ़ी इनकम क्रेडिट। सपोज़ कर लेंगे रेंट के पैसे आपने अर्न कर लिए, कमा लिए और मिलना है, मिलना बाकी है, एक्रूड है, तो इसकी एंट्री क्या बनाएंगे? रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट। ठीक है, तो कोई भी अगर इनकम अगर एक्रूड हो और उसके पैसे कमा लिए, मिलना है, तो उसकी एंट्री में आप ये एंट्री प्रैक्टिस कर सकते हैं बोलने की। नेक्स्ट में कहते हैं इसके बाद परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाइज। परचेज ऑफ सप्लाइज ₹970, वो कैश वॉज रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड एज ₹790। देखें एरर हुआ है, गलती हुआ है। इस ट्रांजिशन में एरर किसी अकाउंट का नहीं हुआ, बल्कि इस ट्रांजिशन में जो एरर हुआ है वो अमाउंट का हुआ है, रकम का हुआ है। लिखने 970 थे, लेकिन लिख दिए, पोस्टेड कर दिए 790। चलिए ठीक करते हैं, पहले समझते हैं कि परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाइज ₹970 फॉर कैश। इसकी एंट्री बोलिए, क्या एंट्री होनी चाहिए? ऑफिस सप्लाइज डेबिट एंड कैश क्रेडिट कितने से? 970 से, यानी एंट्री पास करनी थी 970। अब सप्लाइज के अकाउंट को डेबिट होना था 970 से और कैश को क्रेडिट होना था 970 से। जबकि आपने एंट्री बनाई है ऑफिस सप्लाइज डेबिट 790 एंड कैश क्रेडिट 790। एंट्री में आपने ठीक बनाई है, एंट्री बनाई है सप्लाइज डेबिट कैश क्रेडिट 790, अमाउंट में गलती करी है, रकम में गलती करी है। तो जब भी एरर दो अमाउंट का होता है, यानी डिफरेंस इससे होता है ये कि लिखना कुछ और था, लिख कुछ और दिया, तो हमेशा उसको ठीक करने के लिए हम डिफरेंस निकालते हैं। अब वो डिफरेंस निकालने के बाद आप सोचें कि मज़ीद क्या करना चाहिए, ऑफिस सप्लाइज़ के अकाउंट को मज़ीद डेबिट करें, बढ़ा दें और या कम कर दें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर देखें 970 रिकॉर्ड करना था, 790 रिकॉर्ड किया है, कम रिकॉर्ड किया है। मज़ीद सप्लाइज़ के अकाउंट को और बढ़ना चाहिए डिफरेंस के साथ, और कैश को मज़ीद क्रेडिट होना चाहिए। तो एंट्री क्या बनाएंगे? सप्लाइज डेबिट एंड कैश क्रेडिट। रफ़ वर्किंग कर लें, ये बीच में रफ़ वर्किंग है, पेंसिल से आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की वर्डिंग थी। तो एंट्री कितने से होगी? 180 से होगी। ना हमारा ताल्लुक 970 से, ना मेरा ताल्लुक 790 से, डिफरेंस निकालेंगे और एंट्री आएगी 180। क्या एंट्री पास करेंगे? सप्लाइज डेबिट एंड कैश क्रेडिट। ठीक, इसी तरह से अगर इसी एरर को यूँ भी देख लें कि अगर 790 की परचेज़ की थी और अगर गलती से आपने उसको 970 रिकॉर्ड कर लिया, ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया, तो अब एंट्री तो 180 से ही होगी, लेकिन अब की बार एंट्री जो है वो डिफरेंस, उसकी रिवर्स एंट्री पास करेंगे, कैश डेबिट एंड सप्लाइज क्रेडिट। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने सप्लाइज परचेज़ की थी, ठीक है, 790 की, और आपने 970 रिकॉर्ड कर लिया, ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया, तो ज़्यादा का मतलब ये है कि आपने ज़्यादा पैसे क्रेडिट कर दिए और सप्लाइज़ के अकाउंट में ज़्यादा पैसे डेबिट कर दिए। तो ठीक करने के लिए क्या करें? फिर आप उसको रिवर्स बैक करें। ठीक है, नेक्स्ट में कहते हैं परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट ₹5000 फ्रॉम मिस्टर सलीम वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू मिस्टर सलमान अकाउंट। देखिए हमारे पास लेजर में दो नई मुख्तलिफ सप्लायर्स होते हैं, अकाउंट पेबल, तो उन्हीं में से दो लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम डिफरेंट, बिल्कुल सेम टू सेम ये था, अकाउंट पेबल सलीम और अकाउंट पेबल सलमान। अच्छा, हम कैसे कर सकते हैं अकाउंट पेबल? क्योंकि मर्चेंडाइज़ को आपने सोल्ड नहीं किया, ख़रीदा है, लिखा है परचेज मर्चेंडाइज़। चलिए पहले समझते हैं हुआ क्या, गलती क्या हुई है। गलती हुई है, मर्चेंडाइज़ ख़रीदी है आपने किससे? 5000 सलीम से। तो आपको एंट्री पास करनी थी परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल सलीम क्रेडिट 5000 से। तो यहाँ पे एंट्री अमाउंट की गलती नहीं है, यहाँ पे नाम की गलती है। जबकि आपने परचेजेस को डेबिट करने के बजाय अकाउंट पेबल, कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर दिया गलती से? सलमान का अकाउंट। तो एंट्री पास की है आपने परचेजेस डेबिट
अकाउंट पेबल सलमान क्रेडिट। तो बताइए सलमान का अकाउंट ठीक क्रेडिट हुआ है? आई थिंक गलत क्रेडिट हुआ है, यानी गलत आपने लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर ली। परचेज़ किया है सलीम से, तो फिर आपको लाइबिलिटी सलीम की बढ़ानी चाहिए थी, जबकि आपने अकाउंट पेबल सलमान के अकाउंट में गलती से क्रेडिट कर दिया। अब इस एंट्री को ठीक करने के लिए जिस अकाउंट को आपने गलत क्रेडिट किया उसको डेबिट करें। ठीक है, अगर हम अकाउंट पेबल सलमान को डेबिट कर देंगे तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, और अकाउंट पेबल सलीम के अकाउंट क्रेडिट कर देंगे तो इससे ये अकाउंट रिकॉर्ड में आ जाएगा, लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो देखें एंट्री क्या बनेगी, देखें ऊपर भी अकाउंट पेबल और नीचे भी अकाउंट, डेबिट में भी अकाउंट पेबल आएगा और क्रेडिट में भी अकाउंट पेबल आएगा। बस जो बात आपने वो सही करनी है, ये जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है ना, इसको बहुत साफ साफ लिखना है, क्योंकि सलमान और सलीम इन दोनों में देखें बहुत हद तक बिल्कुल भी जाए SAL दोनों वर्ड सेम है, सिर्फ MAN और EEM से आपकी एंट्री सही पहचानी जाएगी। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, राइटिंग मिस्टेक में यही गलती कर देते हैं, एग्जामिनर को पता नहीं होता कि आपने क्या लिखा है, इसमें कौन सा अकाउंट डेबिट किया क्रेडिट किया है, तो उस वक्त बहुत आपने ख्याल करना है। इस वाली एंट्री में आपकी एंट्री अकाउंट पेबल अकाउंट इससे नहीं चेक की जाएगी, नाम से चेक की जाएगी कि आपने नाम कौन सा यूज़ किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका करेक्शन ऑफ एरर्स का। इस सवाल में हम लोगों ने जो है वो करेक्टिंग एंट्री पास की थी और करेक्टिंग एंट्री पास करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट देखें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जा रहे हैं, सेक्शन सी हमारा है डिटेल क्वेश्चन आंसर। हमने इससे पहले सेक्शन बी किया तो 40 मार्क्स का सवाल थे, 4 शॉर्ट करने थे आपके पास, हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन सारे ही कर लिए ऑलमोस्ट। तो आपकी मर्ज़ी है, चॉइस है कि आप कोई से भी 4 सवाल अच्छे बेस्ट इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस गिवन है, पहले पढ़ते हैं ट्रायल बैलेंस की चीज़ गिवन है। द फॉलोइंग बैलेंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ जमील ट्रेडर्स ऑन December 31, 2005। डेबिट साइड देखें, कैश है, एसेट अकाउंट है, रिसीवेबल एसेट अकाउंट है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग दी हुई है, बिगिनिंग इन्वेंट्री है, प्री पेड इंश्योरेंस दिया हुआ है, यानी इन्होंने एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है, सप्लाईज दिया हुआ है, एसेट अकाउंट है, परचेजेस एक्सपेंस अकाउंट है, और इक्विपमेंट है उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है इक्विपमेंट का पहले से दिया हुआ है 6000, और अकाउंट पेबल गिवन है। फर्दर कंटिन्यू करते हैं, और सैलरी एक्सपेंस गिवन है 20,000, सेल्स गिवन है 3 लाख, और कैपिटल जमील गिवन है और कैपिटल ड्राइंग गिवन है, दोनों साइड का टोटल भी दिया हुआ है, डेटा फॉर एडजस्टमेंट सारा गिवन है। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छा इस सेक्शन से जो क्वेश्चन आपने 2 करने होते हैं लिखा हुआ है, देखें अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। इस सेक्शन में आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 आता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो ये है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। तो याद रखें इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट विदाउट एडजस्टिंग एंट्री नहीं बन सकता, यानी कि प्रॉपर तरीके से उसको पहले एडजस्टिंग एंट्री में एडजस्ट करने होते हैं अकाउंट्स को। जब आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे, चले वहाँ तक तो ठीक है, वहाँ तक तो अगर कोई अकाउंट अफेक्ट नहीं हो रहा है उस चीज़ से, तो वहाँ तक तो आपका इनकम स्टेटमेंट सही बन जाएगा। लेकिन उसके आगे आपको नेट इनकम या नेट लॉस कैलकुलेट तक करने के लिए सारे अकाउंट में एडजस्टमेंट्स करने होंगे पहले। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी करेंगे सवाल की। एक बार क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये लिखा हुआ है कि पीरियोडिक एडजस्टमेंट एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, यानी इसी क्वेश्चन से टेक द डेटा कंटेन इन द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस पेपर एंड प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज प्रॉपर इन जर्नल। ऑब्वियसली जब एडजस्टिंग एंट्रीज लिखा हुआ आ रही रिक्वायर्ड में, तो ये रिक्वायर्ड में जब नंबर उसी की मिलेंगे आप जब प्रॉपर जर्नल में विद नरेशन पास करेंगे, और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इसी सवाल का देखें। और लास्ट में लिखा हुआ क्लोजिंग एंट्री, क्वेश्चन नंबर 8 का ही पेपर आपने उठाना है इसे, और उसमें से वहाँ से आपने क्लोजिंग एंट्री और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करना है। अब देखिए क्लास में हम डिस्कस करते रहते हैं हमेशा अक्सर कि हम क्लास में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है, क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ये सब हमने क्लास में एक क्वेश्चन का बनाया है। ठीक है, अब उस स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। अब आपकी मर्ज़ी है, चॉइस है कि आप क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 में से कोई 2 सवाल पिक कर लें। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जब हमें एडजस्टिंग एंट्री बनानी है और उसके लिए हमें इनकम स्टेटमेंट करना है, तो क्यों ना हम क्वेश्चन नंबर 9 को अटैम्प्ट करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 9 को अटैम्प्ट करने का फ़ायदा पहले ये होगा कि एडजस्टिंग एंट्री हमारी हो चुकी होंगी, और प्लस ये कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अगर बन जाए तो उसके बाद तो फिर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तो बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि अब सब चीज़ें आपके पास क्या होती हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी मौजूद होती हैं, और वहीं से देख देख के आप क्या कर सकते हैं, जल्दी जल्दी सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट लेते हैं पहले, और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग 9 से पहले 9 के बाद फिर 8 और फिर 10 भी कंप्लीट करके दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से पहले अगर हम जाते हैं, क्वेश्चन देखें यहाँ पर। क्वेश्चन में जिन अकाउंट के बारे में बात हो रही है हम उसी अकाउंट को पिक करते हैं। देखें, फर्स्ट जो डेटा फॉर एडजस्टमेंट है वो तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में आप इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री को यूज़ करते हैं आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने के लिए। एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लोजिंग एंट्री के साथ कनेक्टेड होती है एंट्री। क्लोजिंग एंट्री में हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री को एडजस्ट करेंगे। फिलहाल हम फर्स्ट डेटा को स्किप करते हुए सेकंड डेटा पे जाते हैं। अब क्वेश्चन में अगर देखें कौन कौन से अकाउंट के बारे में बात हो रही है, तो पहले इस क्वेश्चन की एडजस्टमेंट एंट्री को समझने के लिए हम सारे अकाउंट को बाहर निकालते हैं, ट्रायल बैलेंस से बाहर निकालते हैं। जो ट्रायल बैलेंस में अकाउंट गिवन है, फर्स्ट वन देखिए क्या लिखा हुआ है, सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर। एक जो डेटा नंबर 2 है ये किससे कनेक्टेड है, किसकी बात हो रही है, सैलरीज की बात हो रही है। तो ऊपर देखिए क्वेश्चन में क्या है, कौन सा अकाउंट गिवन है, सैलरी एक्सपेंस, कितने रुपए गिवन है, 20,000। तो सैलरी एक्सपेंस का टी अकाउंट बना लीजिए इस तरह से। ठीक है, पहला जो डेटा है वो किसकी बात हो रही है, सैलरी एक्सपेंस की बात हो रही है। ठीक है, नंबर 2 नेक्स्ट जो डेटा है उसकी किस में बात हो रही है, देखें सप्लाईज़ की बात हो रही है। फिर इक्विपमेंट के डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, फिर जो है वो बैड डेब्ट्स की बात हो रही है, और फिर आखिर में इंश्योरेंस की बात हो रही है। तो पहला काम तो हमें ये करना है कि ट्रायल बैलेंस में से सब के अकाउंट को ज़रा इस तरह से रफ वर्किंग में कर लें। देखिए, एडजस्टिंग एंट्री अगर समझनी है, डिटेल में समझनी है, और चाहते हैं कि हमेशा के लिए एडजस्टिंग एंट्री आपकी बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे हो जाए, तो उसके लिए फिर रफ वर्किंग में इस तरह से टी अकाउंट बना के समझिए, और स्केल पेंसिल का इस्तेमाल करें। प्रॉपर नीट एंड क्लीन काम करेंगे तो काम समझ में आ जाएगा। सैलरी एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट में देखें 20,000 रुपये लिखा हुआ है, ये कहाँ से रकम आई, ये ट्रायल बैलेंस से रकम आई। सप्लाईज का बैलेंस देखें सवाल में, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5,000। ठीक है, इक्विपमेंट का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस सवाल में गिवन है 6,000। आप बोलेंगे सर आपने ये इसके साइड में दूसरा अकाउंट ब्लैंक क्यों छोड़ा हुआ है, खाली क्यों छोड़ा हुआ है। तो देखें, एडजस्टिंग एंट्री जब पास करेंगे तो उस एडजस्टिंग एंट्री से कोई नया अकाउंट क्रिएट होगा, कोई नया अकाउंट रिकॉर्ड में आएगा। तो जो नया अकाउंट रिकॉर्ड में आएगा तो उसके लिए हमने इसकी जगह छोड़ दी है कि जब हम एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे समझेंगे तो उस एंट्री से कोई नया अकाउंट बनेगा, तो यहाँ पे इसके लिए जगह छोड़ दी। यहाँ भी एक इसके लिए टी अकाउंट इसकी स्पेस छोड़ दें। यहाँ भी अगर देखें इक्विपमेंट का तो बैलेंस सवाल में गिवन है 1,50,000, और ये इक्विपमेंट पास्ट में माजी में 6,000 का अब तक क्या हो चुका है, डेप्रिशिएट हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा इनमें से एक नया अकाउंट रिकॉर्ड में आएगा, वो भी हम देखते हैं बाद में। बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड करेंगे, बैड डेब्ट्स की एडजस्टिंग एंट्री पढ़ेंगे, और डेटा में लिखा हुआ है 2% ऑफ सेल्स, तो सेल्स पर 2% कैलकुलेट करने की आपको छोटी सी कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा कैसे करेंगे इसमें, और इसके टी अकाउंट भी बनाएंगे। और अगला वाला जो अकाउंट दिया है वो किसका दिया हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस, क्वेश्चन में गिवन है 6,000। देखिए, अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन से अकाउंट को मैंने ट्रायल बैलेंस से बाहर निकाला है, यानी हर एक का टी अकाउंट बना के आपके सामने लिख के दिखाया। देखिए, क्वेश्चन ये गिवन है, क्वेश्चन में सप्लाईज प्रीपेड गिवन है, कितना गिवन है, 6,000। सप्लाईज गिवन है 5,000, इक्विपमेंट गिवन है 1,50,000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 6,000, और इसके अलावा सैलरी एक्सपेंस गिवन है 20,000। जबकि इसके अलावा ये इस तरह से सारे अकाउंट, तो जितने भी अकाउंट थे हमने आपको देखें 1 बाय 1 सबके टी अकाउंट देखें इस तरह से बना के दिखा दिए। ठीक है, अब सिर्फ टी अकाउंट खाली बनाना ही नहीं है, पोस्टिंग भी करनी है। इसकी एंट्री पढ़ेंगे और इसकी एंट्री बना के पोस्टिंग करेंगे, समझेंगे। देखिए, ठीक है, तो चले आए ज़रा फर्स्ट एडजस्टिंग एंट्री की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एडजस्टिंग एंट्री क्या है, देखिए हमारी मर्चेंडाइज की छोड़ के नेक्स्ट नंबर 2 की बात कर लें। नंबर 2 में कहते हैं सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर। ये फॉर द ईयर का मतलब क्या होता है, पूरे साल का सैलरी एक्सपेंस कितना बनता है, 35,000। अब इस 35,000 में रिमेंबर ये शामिल हैं सैलरीज एक्सपेंस, आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है, कितने रुपये पे किया हुआ है, 20,000 पे किया हुआ है। सैलरी एक्सपेंस हमने ऑलरेडी पे किया हुआ है, कितना, 20,000, यानी कि पहले से हमने सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ है, पैसे दिए हुए हैं, 20,000 रुपये दिए हुए हैं। अच्छा, ये 20,000 रुपये सैलरी आपने पे करने की कोई एंट्री पे पास की होगी, ऐसा तो नहीं है खुद ब खुद सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो गया। ये 20,000 रुपये सैलरी एक्सपेंस जब पे किया था तो क्या एंट्री पास की थी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। तो सैलरी एक्सपेंस अपने अकाउंट में डेबिट हो गया, कितने रुपये से, 20,000 रुपये से। ये वो वाला बैलेंस है जो हमने पहले से दिए हुए थे, और ये कह रहे हैं कि पूरे साल का एक्चुअल सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर हाउ मच, कितना है, 35,000 है। तो अगर 35,000 करना है, पूरे साल का सैलरी एक्सपेंस 35,000 है, तो कितने से और बढ़ा दें,
15,000 से और बढ़ा दें। क्यों? 20,000 तो एक्सपेंस पहले ही रिकॉर्ड हुआ है। अगर हम एंट्री 35 से पास कर देंगे तो फिर तो 35 और 20 55 हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमें 35 55 नहीं करना है, 35 करना है। 35 करने के लिए क्या करेंगे? तो एंट्री पास करेंगे 15,000 से। क्या एंट्री होगी? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट एंड सैलरीज पेबल क्रेडिट। पेबल लाइबिलिटी अकाउंट है और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। और एक्सपेंस मजीद डेबिट हो गया। ठीक है, पहली बारी एंट्री है, फर्स्ट एडजस्टिंग एंट्री में सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट। तो अब ये देखें, पहले हमारे क्वेश्चन में देखें सैलरी एक्सपेंस का अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ था। अब एंट्री पे एक नया अकाउंट भी रिकॉर्ड में आ गया, और वो जो नया अकाउंट रिकॉर्ड में आया है वो कौन सा है? जो नया अकाउंट रिकॉर्ड में आया है वो किस चीज़ का है? सैलरीज पेबल। तो यहाँ पे अकाउंट लिखिए, नाम बनाइए सैलरीज पेबल। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व साथ साथ करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, हमेशा मैं कहता हूँ कि वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आ ही जाएगी। सिर्फ वीडियो वॉच करना, देखना, उससे जो है वो आप अकाउंटिंग को नहीं सीख सकते। ठीक है, तो एंट्री में अगर देखें एक नया अकाउंट कौन सा रिकॉर्ड में है? सैलरीज पेबल। तो यहाँ पे अकाउंट बना लीजिए सैलरीज पेबल का, देखें अकाउंट बना लिया। सही। अब जब सैलरीज पेबल का अकाउंट बन गया, पोस्टिंग भी कर लीजिए। बताइए आपने एंट्री में क्या किया है? आपने एंट्री में सैलरी एक्सपेंस डेबिट की है। कितने से डेबिट की है? 15,000 से। तो सैलरी एक्सपेंस की पोस्टिंग किस साइड पे करेंगे आप? डेबिट साइड पे करेंगे। कितने से करेंगे? 15,000 से। 15,000 से डेबिट हुआ एक्सपेंस, और 15,000 से सैलरीज पेबल क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। चले करते हैं, ये देखें सैलरीज एक्सपेंस 15,000 क्या होगा? डेबिट, और सैलरीज पेबल 15,000 क्या होगा? क्रेडिट अपने अकाउंट में। अब जब 15,000 आपने क्रेडिट कर दी, ये तो अकाउंट देखें फर्स्ट टाइम क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो यही इसका बैलेंस है। अगर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में सैलरीज पेबल लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। कितने रुपए लिखेंगे? 15,000 से। जबकि सैलरी एक्सपेंस देखें पहले से कितना था? 20,000। 20 में 15 प्लस करें, तो 20,000 में 15 प्लस करें, एक्सपेंस बढ़ गया। और वो क्या कह रहे थे? उनका डेटा क्या लिखा हुआ था? सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर, पूरे साल का सैलरी एक्सपेंस कितना है? 35,000 है। तो असल में पूरे साल का एक्सपेंस 35 है। 35 करने के लिए अगर देखें सैलरी एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000 पहले से दिया हुआ है, तो मज़ीद उसको 15,000 से बढ़ना चाहिए ताकि वो कितना हो जाए? 35 हो जाए। आई बात समझ में? ये पहली एंट्री में एक्सपेंस बढ़ रहा है 15,000, तो हमने एंट्री क्या बनाई है? हमने एंट्री बनाई है सैलरी एक्सपेंस डेबिट 15,000 से, सैलरी पेबल क्रेडिट 15,000 से। ये पहली एंट्री हमारी पोस्ट हो गई सब। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी तरह से नंबर 2 एंट्री पढ़ लेते हैं। सप्लाईज़ के बारे में लिखा हुआ था। सप्लाईज़ का अकाउंट क्वेश्चन में गिवन है, कितने रुपए गिवन है? 5,000। और अगर डेटा में पढ़ें तो डेटा फॉर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था सप्लाईज़ ऑन हैंड। ऑन हैंड बता रहे हैं आपको कि सप्लाईज़ ऑन हैंड 2,000। सप्लाईज़ जो है वो 2,000 रुपये की हमारे पास मौजूद हैं साल के आखिर में। जबकि आपने कितनी परचेज़ की थी? 5,000 की। ये अकाउंट बैलेंस कहाँ से आया? क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस से आया। जिस अकाउंट को एडजस्ट करना है उस अकाउंट को इस तरह से बना के लिखिएगा तो समझ में आएगी बात कि हाँ सप्लाईज़ को हम एडजस्ट कर रहे हैं। कौन से अकाउंट को एडजस्ट कर रहे हैं? सप्लाईज़ को। तो सारे अकाउंट तो नहीं बनाने, जिन अकाउंट के बारे में डेटा दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन है, मालूमात आ रही है, उन्हीं अकाउंट को आपने क्या करना है? इस तरह से बना के लिखना है। चलें, सप्लाईज़ का टी अकाउंट दिया हुआ है 5,000, और कह रहे हैं सप्लाईज़ ऑन हैंड 2,000। 2,000 रुपये की सप्लाईज़ क्या है? मौजूद हैं। ख़रीदी थी 5,000 की, बची हुई हैं 2,000 रुपये की। तो बाकी जो 3,000 है वो क्या हो गई? तो बाकी 3,000 खर्च हो गई हैं, एक्सपेंस हो गई हैं। ठीक है, लाए कितने की थे? 5,000 की। और ऑन हैंड, सप्लाईज ऑन हैंड क्वेश्चन में देखें ट्रायल बेस में इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, तो स्क्रीनशॉट से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सप्लाईज ऑन हैंड 2,000 रुपये की, तो खर्च कितनी हुई? 3,000 की। तो हमें क्या करना है? हमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। क्यों हमें एक्सपेंस क्यों रिकॉर्ड करना है? क्योंकि एसेट तो रिकॉर्ड में है पहले से, और हमारा एसेट 5,000 रुपये था, लेकिन साल के आखिर में हमारा एसेट 5,000 रुपये नहीं है। साल के आखिर में हमारा एसेट 2,000 रुपये है। तो इट मीन्स कि जो हमारा एसेट बचा है, हमारा जो एसेट मौजूद है वो कितना रुपये है? 2,000। ठीक है, तो इस 5,000 में हमें ऑब्जेक्शन है कितने रुपए से? एक्सपेंस 3,000 से। असल में वो एक्सपेंस हो गए, और वो रकम हमारी एसेट में रिकॉर्ड हुई भी है। तो क्या करेंगे? अलग से अकाउंट बनाइए, एक नया अकाउंट बनाइए। किस चीज़ का? सप्लाईज एक्सपेंस का। और एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंस को बढ़ा दीजिए और एसेट कम कर दीजिए। एक्सपेंस कितना बढ़ा देंगे? 3,000 से।
तो एंट्री क्या बनेगी, सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट 3000 एंड सप्लाईज क्रेडिट 3000 से। एक्सपेंस को 3000 बढ़ना चाहिए और एसेट को 3000 कम होना चाहिए। एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट, और एसेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, चलिए अब बताइए इस एंट्री के साथ हमारे लेजर में नया अकाउंट बना, वो नया अकाउंट कौन सा बना, सप्लाईज एक्सपेंस। तो यहाँ पे एक नया अकाउंट लिखिए, सप्लाईज एक्सपेंस। ठीक है, अब सप्लाईज एक्सपेंस बताइए एंट्री में क्या हुआ है, सप्लाईज एक्सपेंस एंट्री में डेबिट हुआ है। डेबिट कितने से हुआ है, 3000 से। तो सप्लाईज एक्सपेंस की पोस्टिंग किस साइड पे करेंगे आप, डेबिट साइड पे करेंगे, ये रही डेबिट साइड। सप्लाईज एक्सपेंस एंट्री में क्या हुआ है, डेबिट कितने से, 3000 से। और एंट्री में क्या क्रेडिट हुआ है, सप्लाईज के अकाउंट क्रेडिट किया है, तो सप्लाईज के अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए 3000 से। आपने एंट्री क्या बनाई है, सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, सप्लाईज क्रेडिट। सप्लाईज एक्सपेंस को उसके अकाउंट में डेबिट कर दें और सप्लाईज को उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दें। तो अब बताइए इस एंट्री के बाद सप्लाईज का जो बैलेंस था, पहले था 5000, 3000 एक्सपेंस हो गए, चले गए एक्सपेंस में चले गए, कम हो गया बैलेंस, कितना रह गया, 2000। ठीक है, अब सप्लाईज का बैलेंस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में एडजस्टिंग एंट्री के बाद कितना लिखेंगे आप, अब 2000 है, अब 5000 नहीं है, ख्याल कीजिएगा। जिन जिन अकाउंट को हम एडजस्ट करते जा रहे हैं उनका बैलेंस लिखते जा रहे हैं, उन अकाउंट के ट्रायल बैलेंस में रकम ये वाली लिखिएगा। ठीक है, जैसे सैलरी एक्सपेंस एडजस्ट हो गया, उसका ये बैलेंस लिखिएगा। सप्लाईज का अकाउंट एडजस्ट हो गया, बैलेंस कितना रह गया, 2000, ये लिखिएगा। और सप्लाईज एक्सपेंस का बैलेंस 3000 लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो डेटा है आगे पढ़ते हैं। इक्विपमेंट की रकम सवाल में पहले से दी हुई है, 1,50,000 रुपये। और याद रखें डेप्रिसिएशन वाली एंट्री में हम एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ाते। एसेट हमारा वैसे ही रहेगा, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, उसकी रकम वैसी की वैसे लिखी रहेगी। कितना है, 150 है, ये ऐसी रहेगा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना रिकॉर्ड में पहले से, 6000 है। ठीक है, ये तो पहले से रकम दी हुई है सवाल से। एक एसेट डेबिट हो गया, ये कॉन्ट्रा एसेट है, और कॉन्ट्रा एसेट डेबिट नहीं होता, किस साइड पे आता है, क्रेडिट साइड पे। ये टी अकाउंट खाली की छोड़ दिया, एक नया अकाउंट बनेगा। चलिए डेटा पढ़ते हैं। डेटा में लिखा हुआ था, अभी आपने पढ़ा था सवाल में, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट ₹4000 फॉर द ईयर। इस साल हमने 4000 मज़ीद क्या हुए, मज़ीद डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री पढ़ाई थी, फिक्स एंट्री होती है। क्या एंट्री पढ़ाई थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब बताइए इस एंट्री में कौन सा अकाउंट नया बना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो यहाँ लिख लीजिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और सिर्फ लिख लीजिए नहीं बल्कि सिर्फ लिखने के बाद बताइए एंट्री में पोस्टिंग करें। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट किया 4000 से, तो एक्सपेंस की पोस्टिंग किस साइड पे करेंगे, डेबिट साइड पे 4000। और अलाउंस की पोस्टिंग किस साइड पे करेंगे, क्रेडिट साइड पे करेंगे 4000। तो 6 तो पहले के लिखे हुए लिख रहने दीजिए आप, 4000 रुपये और क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, देखें इस तरह से एक नया अकाउंट बना, और नया अकाउंट कौन सा बना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और अब पोस्टिंग कर दें, 4000 एक्सपेंस डेबिट हो गया और 4000 अलाउंस के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो 6 पहले के लिखे हुए थे, 4 क्रेडिट हो गया, कितना होगा ये, 10000। हाँ, अगर ये पहले के नहीं लिखे होते तो पहली बार क्रेडिट करते, फिर उसका बैलेंस 4000 ही होता। अभी देखें पहले से कितने लिखे हुए हैं, 6 और +4 कितना होगा, 10000। अब ये ख्याल कीजिएगा कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कितना लिखेंगे आप, 10000। किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे, जबकि इक्विपमेंट तो वैसे ही का वैसे ही है। और एक नया अकाउंट बना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का रकम कितनी लिखेंगे, 4000। जब आप इक्विपमेंट को, फर्नीचर को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो हर साल पीरियोडिकली उस पर क्या रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट में कहते हैं कि 2% ऑफ सेल्स हमने कैलकुलेट करना है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स की एंट्री आपको ना आती है, और बैड डेब्ट्स वाली एंट्री से 2 अकाउंट बनेंगे आपकी एंट्री में। ठीक है, एंट्री फिक्स है, पहले रकम कैलकुलेट कर लेते हैं। किस चीज़ का कह रहे हैं, 2% ऑफ किसका, सेल्स का। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने देखना है कि वो सेल्स का कह रहे हैं, नेट सेल्स का कह रहे हैं, या अकाउंट रिसीवेबल का कह रहे हैं। ठीक है, तो जिस चीज़ की परसेंटेज जिस पर लगाने को बोल रहे हैं उसी पे लगाइएगा। इन्होंने कहा है 2% ऑफ सेल्स, तो क्वेश्चन में कर देंगे सेल्स गिवन है। क्वेश्चन में सेल्स कितने रुपए गिवन है, 3 लाख। ठीक है, तो 3 लाख का 2% मालूम करें। 3 लाख मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, डिवाइड किससे करेंगे, 100 से। परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये अमाउंट किस चीज़ का आया, बैड डेब्ट एक्सपेंस। कितनी रकम आ रही है, 6000। ठीक, एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है, आपको एंट्री करना आती है, एंट्री बोलिएगा, बैड डेब्ट एक्सपेंस डेबिट 6000, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट क्रेडिट 6000 से। एंट्री फिक्स है, और इस एंट्री में दोनों अकाउंट नए बने हैं। देखें इस एंट्री में पहले से कोई अकाउंट नहीं था, ये भी अकाउंट देखें नया बना, ये भी अकाउंट नया बना।
अगर पहले से होता कुछ तो हम क्वेश्चन में से इसका बैलेंस निकाल के लेकर आते, नहीं दिया हुआ, दोनों अकाउंट पोस्टिंग कर दीजिए। बैड डेब्ट एक्सपेंस की पोस्टिंग किस साइड पे? डेबिट साइड पे। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स की पोस्टिंग किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। तो दोनों अकाउंट में इस तरह पोस्टिंग कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट में कहते हैं आखिरी डेटा है, प्री पेड इंश्योरेंस का रकम सवाल में दी हुई है 6000। देखें ये इंश्योरेंस हमने पे किया है, एडवांस में पे किया, और एडवांस में इंश्योरेंस पे करने की आपने एंट्री क्या पास की होगी? प्री पेड इंश्योरेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट 6000 से। ये एसेट है और ये एसेट रिकॉर्ड में है पहले से, तो हमें एसेट को रिकॉर्ड नहीं करना होगा, ये देखना होगा कि आपने इंश्योरेंस कितने रुपए एक्सपायर हो गया। तो क्वेश्चन में कहते हैं कि इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, कितने रुपए एक्सपायर हो गया? 3500। ठीक है। क्वेश्चन में कहते हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया है 3500। तो हमने क्या रिकॉर्ड करना है? हमने एक्सपेंस ही तो रिकॉर्ड करना है। अगर आप देखें 6000 में से 3500 क्या हो गए? एक्सपेंस हो गए, तो बचे कितने? 2500। जो बचे हैं 2500 वो क्या है? वो प्रीपेड है। आपने 6000 की पेमेंट की थी, 6000 में से 3500 रुपये क्या हो गए? खर्च हो गए, बचे कितने? 2500। जब 2500 बचे हैं तो 2500 अभी प्रीपेड है, अभी उसका बेनिफिट नहीं आया, 2500 का बेनिफिट आना बाकी है, जबकि 3500 रुपये का एक्सपेंस हो गया है। तो हमें एसेट को रिकॉर्ड करना है या एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है? हमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। क्यों एक्सपेंस क्यों रिकॉर्ड करना है? एसेट क्यों रिकॉर्ड नहीं करना? क्योंकि एसेट तो पहले से रिकॉर्ड हुआ है, तो फिर आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, और असल में एक्सपेंस हुआ कितना है? 3500। ठीक है, तो फिर हमें एक्सपेंस को बढ़ाना है। एंट्री बोलिएगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 3500 और प्री पेड इंश्योरेंस क्रेडिट 3500। क्या करेंगे? एक्सपेंस को बढ़ा देंगे और प्रीपेड को कम कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि एक्सपेंस बढ़ गया और प्रीपेड क्या हो गया? कम हो गया। अब इस एंट्री पे देखिए, इस एंट्री में नया अकाउंट कौन सा बना? देखिए नया अकाउंट बना इंश्योरेंस एक्सपेंस। जब आपने क्वेश्चन में से इस अकाउंट को बाहर निकाला था, लिखा था आपने लाके, तो ये वाला अकाउंट नहीं था। अभी हमने एडजस्टिंग एंट्री बनाई है तो ये अकाउंट नया बना है, तो यहाँ लिख लीजिए इंश्योरेंस एक्सपेंस। अब बोलिए इंश्योरेंस एक्सपेंस एंट्री में क्या हुआ है? इंश्योरेंस एक्सपेंस एंट्री में डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड पोस्टिंग कर दें 3500 से। और प्रीपेड अपने अकाउंट में क्रेडिट हो गया। प्रीपेड कितने रुपए क्रेडिट हुआ? देखें प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट कितना है? 3500। तो प्रीपेड को उसके अकाउंट में क्या कर दें? क्रेडिट कर दें। ठीक है, एक्सपेंस की पोस्टिंग डेबिट में कर दें 3500 से, और यहाँ प्रीपेड क्रेडिट कर दें। चलें कैसे करते हैं देखें। अब इस तरह इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 3500 यहाँ लिखें, और प्रीपेड उसके अकाउंट में क्या कर दें? क्रेडिट कर दें। पहले थे कितने? 6000, 6 में से 3500 माइनस कर दें, तो प्री पेड इंश्योरेंस का बैलेंस कितना रह गया? 2500। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखें यहाँ तक हमने सारे एडजस्टिंग एंट्री कर लिए। अब ज़रा क्वेश्चन में तमाम अकाउंट का हाल अहवाल देखें। हमने कौन कौन से नए अकाउंट बने? हमने डेटा फॉर एडजस्टमेंट किया, तो पहली एंट्री में सैलरी पेबल का अकाउंट नया बना 1, सप्लाई एक्सपेंस 2, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3, ठीक है, बैड एक्सपेंस अलाउंस और बैड डेब्ट्स 4, 5, और ये आखिर में इसका जो नया अकाउंट है 6। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर देखें 6 अकाउंट नए बने, टोटल क्वेश्चन में 6 अकाउंट नए बने। अगर क्वेश्चन में अकाउंट पहले गिनने कितने हैं, कि अब हम करने जा रहे हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टिंग एंट्री हमने कर ली है, अब एडजस्टिंग एंट्री के बाद क्या बनाएंगे? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ताकि हमारा एक सवाल कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन में अकाउंट गिनने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्वेश्चन में अगर देखें 13 अकाउंट है। ठीक है, और 13 अकाउंट के बाद अभी आपने जो हिसाब लगाया कि 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 अकाउंट बाद में बने हैं। ठीक है, तो जो 6 अकाउंट बाद में बने हैं उनमें ज़रा का हिसाब लगा लें। जो 6 अकाउंट बाद में बन रहे हैं, पहली एंट्री में बन रहा है सैलरी पेबल, लायबिलिटी अकाउंट है, सप्लाई एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बैड एक्सपेंस और इंश्योरेंस एक्सपेंस। अगर देखें आप तो 1 2 3 4 तो अकाउंट बन रहे हैं एक्सपेंस के। जो 6 अकाउंट नए बने हैं, उन 6 अकाउंट नए जो बन रहे हैं उनमें से 4 तो एक्सपेंस के ही हैं। ठीक है, एक लायबिलिटी का है, कितना होगा? 5, और एक बन रहा है कॉन्ट्रा एसेट अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स, ये होगा 6। ठीक है, तो टोटल जो 6 अकाउंट बन रहे हैं उन 6 में 4 एक्सपेंस के हैं। एक्सपेंस की आपने फिक्र इसलिए नहीं करनी क्योंकि एक्सपेंस को तो आखिर में ही आना है। सीक्वेंस के हिसाब से अगर चलेंगे हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, तो एक्सपेंस तो आखिर में ही आना है। ठीक,
तो उसको आप लास्ट में लिखिएगा, आखिर में। हाँ, सैलरीज पेबल एक लाइबिलिटी अकाउंट बना है, उसको अकाउंट पेबल की पोजीशन पे रखिएगा, इसके बाद रखिएगा लाइबिलिटी वाली पोजीशन पे। इसी तरह से कॉन्ट्रा एसेट अलाउंस फॉर बैड डेट रिकॉर्ड में आ रहा है तो उसको रिसीवेबल के बाद लिखिएगा। तो ये तरतीब आपने फॉलो करनी है। चले आए बनाते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। देखें, सबसे पहला काम तो ये करें कि अगर आप हैंड टू हैंड क्वेश्चन को देख के आप रकम भी साथ साथ कॉपी करेंगे तो फिर गलती हो सकती है। अभी हमने क्या कितने गिने हैं, 13 + 6, तो 13 ये +6 की जो अकाउंट है 19 अकाउंट बन रहा है आपके पास, ठीक है। तो पहले कोशिश करें कि तरतीब से पहले सबके नाम लिख लें। जब सीक्वेंस बना लेंगे, नाम लिख देंगे, तो फिर रकम लिखना आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, अमाउंट लिखना काफ़ी आसान होगा। चले पहला अकाउंट बनाए कैश। कैश का पहला अकाउंट लिखेंगे। कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, एसेट है। फिर कौन सा लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल। अब भूल मत जाइएगा, कैश के रिसीवेबल के बाद आपने अलाउंस फॉर बैड डेट का अकाउंट भी आएगा, क्योंकि आपने उसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाई है तो वो उसके बाद लिखेंगे। तो पहला अकाउंट किस चीज़, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। पहले हम रफ प्रैक्टिस कर रहे हैं बोलने की इस तरतीब के साथ, फिर हम इसको फेयर बना के दिखाते भी हैं भी आपको। फिर लिखिएगा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, फिर तो आ गया, ठीक है ना। फिर ये तो हो गया कैश रिसीवेबल हो गया, अलाउंस फॉर बैड डेट भी हो गया, इन्वेंट्री भी हो गई ओपनिंग। अब आ जाते हैं सप्लाईज या प्रीपेड, मर्जी है आपकी, सप्लाईज या प्रीपेड में जो पहले अमाउंट लिखना चाहें लिख दें आप, मसला नहीं है, ठीक है। करंट एसेट सारे हो गए। अब करंट के बाद क्या आते हैं, नॉन करंट। नॉन करंट में क्या आता है, इक्विपमेंट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, कॉन्ट्रा एसेट। तो पहले आपने सबसे पहले सीक्वेंस में एसेट्स को अरेंज करना है। देखें, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ओपनिंग, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। प्रीपेड, इंश्योरेंस सवाल में गिवन है, सप्लाई सवाल में गिवन है, इक्विपमेंट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ तक का अगर देखें, हमने नंबर 8 तक हमने पहले एसेट्स को अरेंज किया, ठीक है। अब एसेट्स को अरेंज करने के बाद अब आते हैं लायबिलिटी की बारी। लायबिलिटी देखें, क्वेश्चन में एक लायबिलिटी थी पहले, अकाउंट पेबल, और एक लायबिलिटी बाद में रिकॉर्ड में आ रही है, उसका नाम क्या है, सैलरीज पेबल। तो ये भी लिख लें, अकाउंट पेबल, सैलरीज पेबल, दोनों अकाउंट आ गए। लायबिलिटी एक ही अकाउंट रिकॉर्ड में आ रहा है और तो कोई लायबिलिटी नहीं है। इसके अलावा फिर आ जाते हैं कैपिटल, फिर ड्राइंग, ठीक है। इस तरह क्या होगा कि आपने तरतीब अरेंज कर ली, एसेट्स को भी अरेंज कर लिया, लायबिलिटी को भी अरेंज कर लिया, कैपिटल ड्राइंग को भी अरेंज कर लिया आपने। अब आते हैं बारी सेल्स की बारी है, आमदनी है। सेल्स के बाद हम जाते हैं परचेजेस की तरफ, और इन सब से मैं ये भी ख्याल करें, इस क्वेश्चन में सब सवाल में नहीं दिए हुए, लेकिन हर बाकी डिफरेंट क्वेश्चन में होंगे। अगर सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट है तो वो सेल्स के बाद लिखे जाएंगे। अगर परचेजेस परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट है तो वो परचेज़ के बाद लिखे जाएंगे। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन इन उसी के बाद आएगा, ठीक है। तो ये भी फ़िलहाल तरतीब याद रखनी है। फ़िलहाल तो भी हमारे पास सारे हमने एसेट्स को अरेंज कर लिए, लायबिलिटी को अरेंज कर लेते हैं। देखें, अकाउंट पेबल के बाद क्या लिखेंगे, सैलरी पेबल, फिर क्या कैपिटल, फिर क्या लिखेंगे, ड्राइंग, फिर क्या लिखेंगे, सेल्स, आमदनी, इनकम अकाउंट लिखेंगे। फिर परचेजेस जब लिखेंगे सारे एक्सपेंस शुरू हो गए। अब परचेज़ के बाद सारे एक्सपेंस ले आए। एक एक्सपेंस सवाल में दिया हुआ है, वो कौन सा है, सैलरी एक्सपेंस। और जो 4 नए खर्चे रिकॉर्ड में आए वो कौन कौन से हैं, सप्लाई एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बैट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस। ये चारों खर्चे हमारे बाद में रिकॉर्ड में आए, ये भी लिख लीजिए आप, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, देखें वैसे चलेंगे तो आपको सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने कहा था कि पहले एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त क्या करेंगे, सबसे पहले सिर्फ सीक्वेंस अरेंज कर लें, आप तरतीब बना लें। आपने बताया कि 13 अकाउंट सवाल में दिए हुए, और 13 प्लस जो है वो आपके पास 6 बाद में रिकॉर्ड में है, कितना होगा, 19। टोटल 19 अकाउंट्स हैं। अभी 19 अकाउंट देखें बन रहे हैं ये, ठीक है। बात समझ में आ गई, 19 अकाउंट में तरतीब को अरेंज कर लिया। अब हम 1 बाय 1 जो है वो सबको जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। देखिए, कैश में हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया। कैश सवाल में कितने रुपये दिया हुआ है, 4 लाख, तो यहाँ भी कितना लिखेंगे, 4 लाख। रिसीवेबल कितना है, 50,000, डायरेक्ट कॉपी करते हैं। इन्वेंट्री 35 लिखते हैं। बस ख्याल कीजिएगा, प्रीपेड, इंश्योरेंस, सप्लाईज और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और सैलरी एक्सपेंस, ये वो अकाउंट्स हैं जिनको हमने एडजस्ट किया। और जब हमने इनको एडजस्ट किया है तो इनकी रकम यहाँ से मत देख के लिखिएगा, हर एक की रकम यहाँ से देख के लिखिएगा। जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस है तो प्रीपेड इंश्योरेंस की रकम 6,000 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 2,500, ठीक है, डेबिट साइड पे। इसी तरह से जो आपने एडजस्ट किया था बैड एक्सपेंस है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, यहाँ से देख के लिखिएगा। टी अकाउंट आपने बनाया इसीलिए ताकि आपको अमाउंट लिखने में आसानी हो जाए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना लिखा था आपने, 4,000, तो 4,000 लिखिएगा। अलाउंस फॉर डेप्शन जो सवाल में लिखा है वो अगर लिख देंगे तो गलत कर रहे हैं फिर आप, ठीक है। अलाउंस फॉर डेप्शन का अकाउंट एडजस्ट हुआ है, एंट्री में इंक्रीज़ हुआ है, 10,000 लिखेंगे। सही है, सारी बात समझ में आ रही है। और आखिर में जो है वो सैलरी एक्सपेंस का भी अकाउंट को आपने एडजस्ट किया था। सवाल में 20,000 दिया हुआ है, अगर आप 20,000 लिख देंगे तो फिर फ़ायदा ही नहीं है एडजस्टिंग एंट्री करने का।
समझने का। तो इट मीन्स कितना लिखेंगे, 35,000 लिखेंगे। कहाँ पे, डेबिट साइड पे। और सैलरी पेबल किस साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। कितना लिखेंगे, 15,000। सप्लाईज का बैलेंस कितना लिखेंगे हम, सवाल में देंगे 5,000 दिया, और 5,000 लिख देंगे तो गलत कर रहे हैं, एडजस्ट हुआ है। एडजस्टमेंट के बाद कितना रह गया, वो 2,000 रह गया, और ये 3,000 कहाँ चले गए, एक्सपेंस में आ गए। तो सप्लाईज एक्सपेंस की साइड पे, डेबिट साइड पे कितना लिखेंगे, 3,000। सप्लाईज का एक्सपेंस लिखेंगे 3,000, जबकि ये 2,000। ठीक है, तो वन बाय वन देखिए, हर अकाउंट को चेक कर लें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, और ज़रा इसकी तरतीब देख लें। और इस तरह से देखें, ये 4 लाख है, ये 50,000 है, ये 6,000, ये 35, ये 2,500 प्रीपेड का रकम, सप्लाईज 2,000, 150। अलाउंस फॉर डेप्शन देखें कितना, 10,000 है। अकाउंट पेबल वैसे ही आएगा। जिन अकाउंट में एडजस्टमेंट नहीं किया, उनको डायरेक्ट कॉपी कर दिया करें। आसान तरीका ये कि जिन अकाउंट में एडजस्टमेंट नहीं हुए ना, उनको डायरेक्ट लिख दें, जो जहाँ है वहीं पे आएगा। सैलरी पेबल आ गया, कैपिटल वैसे ही आ जाएगा, ड्राइंग वैसे ही आ जाएगा, सेल्स भी रकम वैसी आ जाएगी, परचेज वैसे ही आ जाएगा। हाँ, बस सैलरी एक्सपेंस वैसे नहीं आएगा, सैलरी एक्सपेंस एडजस्ट होके आएगा। जो भी दिखाया था भी आपको टी अकाउंट में, वैसे ही कीजिएगा। फिर बाकी रकम तो वैसे ही आ जाएंगी। टोटल कर लें, डायरेक्ट डेबिट यहाँ से प्लस करना स्टार्ट करें। ठीक है, इसमें स्लाइड्स में इतनी जगह होती नहीं है कि हम पूरे ट्रायल बैलेंस को एक ही उस पर लेकर आ जाएँ, तो आपको इस तरह से यहाँ से प्लस करना स्टार्ट। 4 लाख प्लस 50 प्लस 35 प्लस 2, ये सब कुछ ऐड कर लें, कितना होगा, 9,11,000। ठीक है, तो ये टोटल हो गया एडजस्टेड ट्रायल। यहाँ पे देखें, आपका एक सवाल कंप्लीट हो गया। जब आपने एडजस्टिंग एंट्री बनाई और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इनकम स्टेटमेंट इसको बना दिया, तो एक सवाल की रिक्वायर्ड कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 8 की रिक्वायरमेंट थी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। चलें, अब वो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब आपके पास क्वेश्चन का आसान तरीका हो गया। अब सब कुछ जो भी आपने फिगर लिखनी है वो इसी से लिखनी है। कहाँ से, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से। ठीक है, और एंडिंग इन्वेंट्री तो आपको पता ही होती है। तो यहाँ पे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के आखिर में नोट, यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ मैं, नीचे आखिर में वो अपने पास लिख लीजिएगा, नोट लास्ट में, टोटल के बाद नीचे अलग से। ठीक है, पेन से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग लिख लीजिएगा लास्ट में, टोटल के बाद। टोटल का कोई ताल्लुक नहीं है उस चीज़ का, उसको अलग से लिख लीजिएगा। चलें, इनकम स्टेटमेंट देख लें, बहुत ही आसान तरीका। शुरुआत किससे करेंगे, सेल्स से, और सेल्स में से माइनस करेंगे सेल रिटर्न से डिस्काउंट। फ़िलहाल सवाल में सेल रिटर्न से डिस्काउंट नहीं है, तो लिहाजा सेल्स ही हमारी है 3 लाख। ठीक है, एडिंग किस चीज़ की आती है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एडिंग दें। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट क्लास में करना भी सिखाया था। ठीक है, एंडिंग इन्वेंट्री निकालना सिखाई थी, मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करना सिखाई थी। तो मिसिंग फिगर्स जो क्लास में आपने की थी, उसका बड़ा फ़ायदा होता है, और वो इन्हीं से सीखते हैं आप लोग। तो कैसे निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सिंपल है, बिगनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस। बिगनिंग इन्वेंट्री 35 प्लस 2 लाख, कितना होगा, 2,35,000। जो टोटल मर्चेंडाइज मेरे पास सेल करने के लिए अवेलेबल है, वो कितना है, 2,35,000। क्या सारा आपने इस साल परचेज़ किया, नहीं, सारा इस साल परचेज़ नहीं किया, कुछ पहले का भी परचेज़ किया हुआ। पहले से कितना परचेज़ किया हुआ, 35,000, और इस साल कितना परचेज़ किया, 2 लाख। तो 35 प्लस 2 लाख कितना होगा, 2,35,000। एंडिंग इन्वेंट्री देखिए सवाल में डेटा में दी हुई थी। ठीक है, 50,000 की। तो 2,35,000 में से 50,000 का माल तो बच गया है, स्टॉक बचा हुआ है। जब 2,35,000 में से 50,000 का माल बचा हुआ है, तो कितना बिक गया, 1,85,000। क्या हो गया ये, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब यहाँ पे रकम निकालेंगे, तो यहाँ नहीं लिखेंगे, उसको नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे सेल्स के नीचे, और अब सेल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सेल्स कितनी है, 3 लाख, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 185। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आया, समझ में आ गया, बिगनिंग प्लस परचेजेस और माइनस एंडिंग। रकम निकाली, रकम को अब आगे बढ़ा दिया सेल्स के नीचे, माइनस कर दें, तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट कितने रुपये आ रहा है, 1,15,000। अब सारे एक्सपेंसेस देखें, अब कोई भी अगर एक्सपेंस जो आपने लिखा है वो यहाँ से देख के लिखिएगा, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में सैलरी एक्सपेंस कितना है, 35,000। बाकी तो एक्सपेंस न्यू रिकॉर्ड में आए थे और वैसे ही आ जाएंगे। सब कुछ यहीं से देख के लिखें ट्रायल बैलेंस से। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनने का मतलब ये कि अब आपके लिए सब कुछ आसान हो गया, बार बार आपको क्वेश्चन लिखनी। तो सिर्फ स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा एडजस्टिंग एंट्री करते वक्त, टी अकाउंट बनाते वक्त, अपने समझने के लिए। बाकी तो इसके बाद क्वेश्चन आसान है। देखें, सारे एक्सपेंस प्लस करें, और ये आया टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना आ रहा है, 51,500, और 1,15,000 में से माइनस कर दें 51,500। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना रुपया आया है, 63,500। नेट इनकम, नेट प्रॉफिट। बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में एक तरफ क्या लिखते हैं, एसेट्स, इक्विटीज़। ठीक है,
क्लासिफाइड फॉर्म में बनाया हमेशा से, कौन कौन से, करंट, नॉन करंट, ठीक है। इस सवाल में देखिए करंट एसेट कौन कौन से हमारे पास ट्रायल में बना हुआ है, तो कैश, रिसीवेबल, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है। बैलेंस शीट में इसको माइनस करके लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, देखें अलाउंस फॉर बैड डेब्ट कॉन्ट्रा अकाउंट है, कॉन्ट्रा एसेट है, तो कॉन्ट्रा एसेट माइनस करते हैं। 50,000 में से 6,000 माइनस करें, 44,000। और इन्वेंट्री बैलेंस शीट में कौन सी लिखते हैं, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, बैलेंस शीट बराबर नहीं आती है और बाद में आके क्लेम करते हैं कि सर बैलेंस शीट इक्वल नहीं आ रही है, डिफरेंस आ रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। तो आपने क्लास में भी मिस्टेक यही करते हैं और एग्ज़ाम में भी ये मिस्टेक करते हैं कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कौन सी जाती है, एंडिंग इन्वेंट्री जाती है। जल्दबाजी में आप बिगनिंग इन्वेंट्री को 35,000 यहाँ लिख देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंस आ रहा होता है आपकी बैलेंस शीट में, बराबर नहीं आ रही होती है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमेशा कौन सी जाएगी, बैलेंस शीट में एंडिंग इन्वेंट्री जाएगी। क्यों जाएगी, उसकी अभी लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है। एंडिंग इन्वेंट्री हमारा एसेट है, जो स्टॉक बच गया है वो हमारा एसेट है, तो वो लिखेंगे। प्रीपेड की रकम लिखेंगे, सप्लाईज और सब देखें अमाउंट वहीं से लिखेंगे, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से। ख़बरदार कि अगर आपने पीछे ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन देख के लिखेंगे तो फिर आप अपने अंजाम के खुद ही जिम्मेदार हैं। रकम आपकी फिर बैलेंस शीट इक्वल नहीं आएगी, आपको एडजस्टमेंट के बाद वाली रकम लिखनी है। तो प्रीपेड जितना है 2,500, सप्लाईज कितना है 2,000। अब चले प्लस करें, 4 लाख प्लस 44 प्लस 50, ठीक है, कितना होगा 498। इक्विपमेंट था 1,50,000 का। एडजस्टमेंट अलाउंस फॉर डेप्शन 10,000 हो गया टोटल। एडजस्टेड ट्रायल में देखें वहाँ से लेके आ गई 140। अब 140 और 40 4,98,500 कितना हो गया, प्लस करें 6,38,500। ये हो गया एसेट साइड का आंसर। इक्विटी साइड पे आ जाए, दो लायबिलिटी है, एक सवाल में गिवन थी और एक एडजस्टमेंट के बाद में रिकॉर्ड में आई थी, सैलरीज पेबल, ये भी लिख दें, प्लस करें, टोटल लायबिलिटी 95,000, ठीक है। कैपिटल था 5 लाख। नेट प्रॉफिट कहाँ से आया, देखें ये रहा इनकम स्टेटमेंट, और नेट इनकम स्टेटमेंट से आपने जो है वो 63,500 ये रहा, प्लस करें। नेट प्रॉफिट से क्या होता है, कैपिटल बढ़ता है, और ड्राइंग से कैपिटल क्या होता है, कम होता है, माइनस करेंगे, ये आ गया 5,43,500। नाउ अब लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी प्लस कर लें, आपस में ऐड कर लें, कितना होगा 6,38,500। तो ये हो गया आपकी बैलेंस शीट का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ये दो हमने कर लिया, देखें दो क्वेश्चन हमने कर लिया, एग्जाम में दो ही करने होते हैं, दो हमने कर लिए, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस के लिए हम तीसरा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आपसे। तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ये दो सवाल आपका 9 और 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, क्लोजिंग एंट्री मांगी। क्लोजिंग एंट्री भी देखें बड़ा आसान सी बात है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट डेबिट करें, डेट मेंशन करें, यहाँ पे लिखें बिगनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस और सारे खर्चे। अगर गौर से देखें इनकम स्टेटमेंट में आने वाले अकाउंट क्लोज करते हैं। क्लोजिंग एंट्री की लॉजिक क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं, सारी आमदनियाँ और सारे खर्चे बंद करते हैं, तो वही अकाउंट क्लोज करेंगे जो इनकम स्टेटमेंट में आए सारे, ठीक है। कोई एसेट, कोई लायबिलिटी, कैश, रिसीवेबल, मर्चेंडाइज और इसके अलावा जो है वो प्रीपेड, ये क्लोज नहीं होंगे। और क्लोज करने की लॉजिक क्या, कैसे करेंगे, सिंपल देंगे, ऑल एक्सपेंसेस, ये जितने भी हैं, बिगिनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, ये सब खर्चे क्या थे, ये डेबिट थे, क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये सारे खर्चों को क्रेडिट कर देंगे, तो ये कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। यानी कि ये एक टेम्पररी अकाउंट है कि हम सारी आमदनियाँ और सारे खर्चे इस अकाउंट में क्लोज कर रहे होते हैं। तो पहली एंट्री बनेगी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट डेबिट 2,86,500, और बिगनिंग इन्वेंट्री, ये बिगनिंग इन्वेंट्री 35, परचेजेस और सारे खर्चे। और ये भी याद रखिए क्लोजिंग एंट्री में भी ऐसे ही होगा, क्लोजिंग एंट्री में भी सारे अमाउंट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से ही जाएंगे, ठीक है। कोई भी अकाउंट सवाल से नहीं जाएगा, एडजस्टमेंट के बाद जाएगा, ठीक है। जिनको एडजस्ट किया वो एडजस्ट के बाद जाएंगे, बाकी जो है सवाल में वैसे ही चले जाएंगे। चलें ये तो समझा दी मैंने आपको, ये समझ में आ गया 286,500 कैसे आया। अगली एंट्री में क्या करेंगे, सेल्स क्लोज कर देंगे। सेल्स क्या थी, क्रेडिट साइड पे थी, एडजस्टेड ट्रायल में देखिए क्रेडिट साइड पे थी। बंद करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट, और एक एंडिंग इन्वेंट्री बतौर एसेट रिकॉर्ड करेंगे। एंडिंग इन्वेंट्री हमारा क्या है, एसेट अकाउंट है, और एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। इस एंट्री में क्या हो रहा है, सेल्स को तो हम क्लोज कर रहे हैं और क्लोज करने के लिए डेबिट कर रहे हैं, लेकिन एंडिंग इन्वेंट्री कोई क्लोज नहीं हो रही है, बल्कि कोई एक नया एसेट रिकॉर्ड हो रहा है। और नरेशन में यहाँ लिख लीजिएगा, मैंने इसको भूल गया हूँ मेंशन करना, टू क्लोज ऑल रेवेन्यू एंड रिकॉर्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। जब आप रिकॉर्ड लिखेंगे तो ये बात समझ आएगी कि हाँ भाई हम एंडिंग इन्वेंट्री को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। कहाँ से रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी से। और जब हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट एडजस्टिंग एंट्री हमने स्किप कर दी थी,
तो अगर गौर से देखें तो यही लिखी हुई है, ये लिखी हुई है एडजस्टिंग एंट्री। हम क्या कर रहे हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की एडजस्टिंग एंट्री बोलिए, तो ये एंट्री बोल दीजिएगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। ये बात मुझे आखिर में इसलिए करनी थी क्योंकि यहाँ से आपको समझाना था कि हमने अपनी क्या कर रहे हैं, एंडिंग इन्वेंट्री एसेट रिकॉर्ड करके अपने खर्चों को, अपनी आमदनी को एडजस्ट कर रहे हैं। चलें, ये तो हमने कर लिया। अब बताइए एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्या हो गया, एंट्री में क्रेडिट हो गया। आगे बढ़ने से पहले आप ये देख लीजिए कि हमारे लेजर में अकाउंट बन गया किस चीज़ का, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। समझाने के लिए बनाया हूँ आपको, रफ वर्क है ये, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको रफ वर्क में समझना चाहते हैं समझें। ठीक है, कि एग्ज़ाम में तो नहीं करेंगे आप, ऑब्वियसली अभी आप क्लास में पढ़ रहे हैं, तो क्लास में पढ़ते वक्त तो आप लोग उसमें रफ वर्क बना सकते हैं। बताइए पहली एंट्री में क्या हुआ, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, इसका शॉर्ट नेम होता है इनकम समरी। इनकम समरी डेबिट हुआ है 286,500 से, डेबिट साइड पोस्टिंग कर दें 286,500 से। ठीक है, अगली एंट्री में देखें, इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट किया है 3,50,000 से, क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर दें, देखें यहाँ पे क्रेडिट साइड। ठीक है, तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग करें 3,50,000 से, ये आ गया 3,50,000। अब बताएं जो 3,50,000 है ये क्या है, ये हमारी ऑल ओवर, ठीक है, ऑल आमदनी है बिज़नेस की, रेवेन्यूज़ हैं ये। ठीक है, ओवरऑल। ठीक है, और ये जो हमारे 286 का है ये बिज़नेस के ओवरऑल एक्सपेंसेस हैं। ये सब चीज़ें अपने समझने के लिए लिखिएगा, अपने समझाने के लिए लिखिएगा। वैसे तो हम प्रॉपर्ली अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो लिहाजा इसमें ऐसी चीज़ें लिखते नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, उर्दू में लिख के दिखाया है आमदनियाँ, और ये क्या लिख के दिखाएं, खर्चे। बताइए कौन ज़्यादा है कौन कम है, आमदनियाँ ज़्यादा हैं और खर्चे कम हैं। क्लोजिंग एंट्री हमने ठीक की हैं गलत की हैं, इसका फ़ैसला हम उसी वक्त भी कर सकते हैं। कैसे, देखें हमारे पास नेट इनकम आ रही थी कितनी, इनकम स्टेटमेंट 63,500 लास्ट में। ठीक है, अब यही आंसर मेरा 63,500 जो है वो यहाँ से आमदनियाँ और ख़र्चे माइनस करके भी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इट मीन मैं गलत कर रहा हूँ मैं। ठीक है, देखिए माइनस किया 3,50,000 में से 286,500 माइनस कर दें, माइनस कर दिया तो इस अकाउंट का बैलेंस कितना रुपये आ रहा है, 63,500। इट मीन्स मैंने सही किया। अगर ये डिफरेंस इक्वल नहीं आता, मेंशन नहीं हो रहा था वहाँ से, तो गलत कर रहा होता मैं। चले भारत, अब बताइए ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट पे क्लेम किसका होता है, ऑनर का होता है, कैपिटल का होता है। इस वक्त इस अकाउंट का बैलेंस, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का बैलेंस किस साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है। क्यों क्रेडिट साइड पे, क्यों, रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, आमदनियाँ ज़्यादा है खर्चे कम है, तो बैलेंस किस साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे। इस अकाउंट को बंद करना है, क्लोज़ करना है, और क्लोज़ करने के लिए क्या करेंगे, इस अकाउंट को अगेन डेबिट कर देंगे, दोबारा डेबिट कर देंगे। जब दोबारा इतने से ही डेबिट कर देंगे तो ये अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा और ये प्रॉफिट चला जाएगा कैपिटल के अकाउंट में। देखिए ये जो मैंने अकाउंट बना के दिखाया ना आपको, ये अकाउंट कैपिटल का है। ठीक है, चले एंट्री बनाते हैं। पहले तो एंट्री देख लें क्या एंट्री बनेगी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट। जैसे ही मैंने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को डेबिट किया 63,500 से, तो ये अकाउंट क्लोज हो गया। आई बात समझ में, ये अकाउंट डेबिट क्यों कैसे हुआ। अगर हम डायरेक्टली आपको बोलते भाई ये अकाउंट देखें डेबिट हो रहा है, तो बात समझ में नहीं आती। आपको टी अकाउंट के ज़रिए भी बात समझा दी कि ये अकाउंट डेबिट क्यों हुआ। ये अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ कि इस अकाउंट का बैलेंस ऑलरेडी किस साइड पे था, क्रेडिट साइड पे था। क्यों, क्योंकि आमदनियाँ ज़्यादा थी और ख़र्चे कम थे। ठीक है, और ये प्रॉफिट जाएगा, बढ़ जाएगा कौन से अकाउंट में, कैपिटल के अकाउंट में। यानी प्रॉफिट से ऑनर इक्विटी क्या होती है, बढ़ती है। जब प्रॉफिट से ऑनर इक्विटी बढ़ती है तो क्या क्रेडिट करेंगे, कैपिटल क्रेडिट करेंगे। कितने से, 63,500 से। ठीक है, तो ये देखें प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ गया। पहले तो आप एक काम करें, क्वेश्चन से कैपिटल का अकाउंट बैलेंस लेकर आएँ। क्वेश्चन में देखें कैपिटल का अकाउंट बैलेंस कितने रुपये दिया है, 5 लाख। जब ये 63,500 यहाँ पे लिखेंगे, अभी आपने एंट्री बनाई है ना, इनकम समरी डेबिट कैपिटल क्रेडिट, तो ज़रा डेबिट करते हैं। देखें डेबिट किया और कैपिटल क्रेडिट किया, इनकम समरी अकाउंट डेबिट हो गया 63,500 से और कैपिटल क्रेडिट हो गया। तो जैसे ही आपने इस अकाउंट को डेबिट किया, इनकम समरी अकाउंट को, तो ये अकाउंट क्या हो गया, बंद हो गया, ज़ीरो हो गया। अब इस अकाउंट की हम बाद में बात नहीं करेंगे। अब ये अकाउंट क्या हो चुका है, क्लोज़ हो चुका है। टेम्परेरी अकाउंट था, बनाया, क्लोज़ कर दिया, और प्रॉफिट इनकम समरी से निकल के कहाँ पे चला गया, कैपिटल में चला गया। ठीक है, बैलेंस यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ लाने के लिए क्या किया हमने, एंट्री पास करी, इनकम समरी डेबिट कैपिटल क्रेडिट। ये कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, नेट इनकम ट्रांसफ़र होने की वजह से। ठीक है,
और अगली एंट्री में अगर देखें कैप ड्राइंग भी है, और ड्राइंग का ताल्लुक इनकम समरी से नहीं है, ड्राइंग का अलग से अकाउंट क्लोज करते हैं। और कहाँ क्लोज करते हैं? कैपिटल में ही क्लोज करते हैं। ड्राइंग से ऑनर इक्विटी कम हो जाती है, तो एंट्री बोलिएगा कैपिटल डेबिट एंड ड्राइंग क्रेडिट। जैसे ही आपने ड्राइंग क्रेडिट किया, ड्राइंग का अकाउंट भी क्लोज हो गया, ठीक है। लेकिन ड्राइंग का अकाउंट जब क्लोज होगा तो उसके बाद आपका कैपिटल अकाउंट डेबिट भी हुआ है, 20,000 कम हो गया, तो ये 20,000 पोस्टिंग कीजिएगा। अब देखें, कैपिटल का अकाउंट एक बार क्रेडिट हुआ 63,500 से, एक बार डेबिट हुआ है 20,000 से। तो अब ज़रा ख्याल कीजिएगा, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो एक बार क्रेडिट हो गया, एक बार 20,000 डेबिट हो गया। अब इसका बैलेंस कैलकुलेट करते हैं एट दी एंड। 5 लाख प्लस 63, ठीक है, 563 हो गए, और 563 में से 20,000 माइनस करते हैं तो ये हो गया 5,43,500। आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस इन्होंने मांगा है, तो आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में ख्याल कीजिएगा कैपिटल का बैलेंस अब 5 लाख नहीं जाएगा। अगर आप 5 लाख लिख देंगे तो आप गलत कर रहे हैं। आफ्टर क्लोजिंग मतलब क्या होता है? क्लोजिंग के बाद, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग एंट्री भी देखें हमने क्या किया, ऑल रेवेन्यू ऑल एक्सपेंस क्लोज कर दिए। तो अब क्या बचा हमारे पास? ऑल एसेट्स, कैश, रिसीवेबल, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है, प्रीपेड, सप्लाईज, अकाउंट पेबल, सैलरी पेबल, ये सब बचे हैं हमारे पास। तो ये सब लिख दें, एडजस्ट पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में बचे, ठीक है। कैश की रकम वही आएगी, 4,50,000 आएगी, अलाउंस फॉर बैड डेट वही आएगा। एक बात का आपने ख्याल करना है कि बिगनिंग इन्वेंट्री तो आप क्लोज कर चुके हैं 35,000 वाली, ठीक है, और बतौर एसेट एंडिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया था। अब आपका, ठीक है, क्लोजिंग एंट्री के बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग रिकॉर्ड में आ गई है। वो कितनी आ गई है? 50,000। तो इस चाहे तो इस वाले पॉइंट को यहाँ पे स्टैरिक भी कर सकते हैं कि पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में इन्वेंट्री आप कौन सी लिखेंगे? एंडिंग वाली लिखेंगे, 50,000। बाकी देखें सब कुछ वैसे ही का वैसे ही है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस देखें, प्रीपेड वैसे ही है, सप्लाईज वैसे ही है, इक्विपमेंट, अलाउंस फॉर एडप्शन, अकाउंट पेबल, सैलरी पेबल। और देखें कैपिटल कितना लिखा हमने? कैपिटल हमने लिखा है 5,43,500, ये है, ठीक है। ये कैसे आया? कैपिटल वो लिखना है जो प्रॉफिट से बढ़ गया और ड्राइंग से कम हो गया, वो वाला कैपिटल लिखना है। और एट दी एंड दोनों का टोटल भी करना है, टोटल भी करना है, ये हो गया, ठीक है। तो ये बन गया पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग एंट्री हम लोग करते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ये आपसे एमसीक्यूज में आता है, पूछता है आपसे। और ओपनिंग एंट्री करते हैं हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के फर्स्ट डे। जैसे देखें 31 दिसंबर 25 एंड हो गया। अगर ये हमसे इस सवाल में इसी क्वेश्चन की ओपनिंग एंट्री मांग देता तो कोई मुश्किल नहीं है, सब कुछ आपके आंखों के सामने लिखा हुआ। देखें, आपने सिर्फ इसको प्रॉपर जर्नल में एंट्री बनाते हैं। जैसे अभी आपने एडजस्टिंग एंट्री बनाई, क्लोजिंग एंट्री बनाई, तो इसी तरह से ओपनिंग एंट्री भी कहाँ होती है? प्रॉपर जर्नल में होती है। बस उसमें ख्याल कीजिएगा, ओपनिंग एंट्री जब लिखेंगे तो वहाँ पे डेट वाले कॉलम में कौन सी डेट लिखेंगे? 2026 जनवरी 1, ठीक है, ये लिखेंगे। और प्लस ये जब एंट्री करते हैं तो हम एंट्री में ऑल डेबिट्स एक साथ करते हैं और ऑल क्रेडिट एक साथ करते हैं। जैसे देखें अभी हमने ट्रायल बैलेंस में लिखा नहीं है, ट्रायल बैलेंस में तो आपने रिसीवेबल के नीचे लिखा है अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इसके बाद लिखा है। ओपनिंग एंट्री करते वक्त क्या होता है कि ऑल डेबिट 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 एक साथ और ऑल क्रेडिट क्रेडिट एक साथ। चले देखिए, मैं ऐसे ही रफली मुँह ज़बानी आपके साथ ओपनिंग एंट्री बोल लेते हैं कैसे करेंगे। पहली बात समझ में आ गई, 2026 लिखेंगे, जनवरी 1 लिखेंगे। कैश डेबिट कितने से? 4 लाख से। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 50,000 से। फिर जंप लगा देंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिखेंगे 50,000 से, इसको भी छोड़ दें, ये बाद में लिखेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस भी डेबिट कितने? 2,500 से। सप्लाईज भी डेबिट कितने से? 2,000 से। इक्विपमेंट भी डेबिट कितने से? 1,50,000 से। अब आए क्रेडिट साइड पे, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट 6,000 से, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 10,000 से, अकाउंट पेबल क्रेडिट 80,000 से, और सैलरी पेबल क्रेडिट 15,000 से, और कैपिटल क्रेडिट कितने थे? 5,40,500 से। और आखिर में टोटल चेक कर लीजिएगा ओपनिंग एंट्री का, यही बैलेंस आ रहा होगा। यानी कि पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस अगर हमारे पास बना हुआ तो हमें ओपनिंग एंट्री और उसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, ठीक है। और एट दी एंड इस पूरी वीडियो को अगर आपको समझ में आई, पसंद आई, और बिजनेस मैथ और डिफरेंट चीज़ें आपको पसंद आती हैं, तो आप इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, @accounting-u4z, ये चैनल आपका नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको क्या हो गया, आपको आने वाली वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो पसंद आती है तो उसको आप लाइक भी करें, और सब्सक्राइब करने के लिए आप उसके बाद बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। और किसी किस्म की अगर ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस अगर आपको रिक्वायर्ड हों, आईकॉम की या एडीसी की हवाले से, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग की डिफरेंट चीज़ें हैं,
तो वो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर यहाँ मेंशन किया हुआ लिखा हुआ ये। और यूट्यूब पे इस चैनल को आप बार बार देखते रहा करें ताकि आपको बिजनेस मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो आपको मिलती रहें, ठीक है। और हमने आज अपनी क्लास में क्या किया है, 2026 फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के होने वाले पेपर को डिस्कस किया है और डिटेल में डिस्कस किया है। और ये डिटेल में इसलिए डिस्कस किया था कि वो स्टूडेंट्स जो किसी मजबूरी, किसी कंपल्जन की वजह से अपनी एकेडमी, कोचिंग सेंटर्स नहीं जा सकते, कोई जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, तो वो अपने घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक इसका जो हमने इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यही था चैनल को स्टार्ट करने का कि ताकि आपको सब लोगों के लिए आसानी से हो सके, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।